बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सबसे पहले अहम जानकारी आपको देते चले इस वक्त की ये अहम खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, ये बड़ी अपडेट आपको देते चले। देहरादून से जानकारी, कैबिनेट में 16 प्रस्ताव आए हैं और जिनमें से एक प्रस्ताव स्थगित हुआ। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, कैबिनेट में 16 प्रस्ताव आए, एक प्रस्ताव स्थगित हुआ। मंत्रिमंडल में 15 प्रस्तावों पर मंजूरी मिल चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर। मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद 16 प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिसमें से एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया और उसी के साथ 15 प्रस्ताव को मुहर लगा दी गई है। तो कैबिनेट में 16 प्रस्ताव, एक प्रस्ताव को स्थगित किया गया, 15 प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। तो जाहिर सी बात है, इसी तरह तमाम अन्य मुद्दों को लेकर भी बातचीत कर उस पर भी चर्चा की जाएगी और एक प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। देहरादून मंत्रिमंडल की बैठक में 15 प्रस्तावों को मिल चुकी है मंजूरी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। कैबिनेट में 16 प्रस्ताव रखे गए थे और जिन पर विचार विमर्श किया गया, मंथन किया गया, चर्चा की गई, जिसके बाद 15 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई और एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। उसको लेकर भी मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद इस प्रस्ताव पर मोहर लगनी है या नहीं, उसे मंजूरी मिले या नहीं, या फिर किस वजह से उसे स्थगित किया गया है फिलहाल के लिए, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। कैबिनेट में 16 प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव स्थगित, 15 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। लगातार मंत्रिमंडल में तमाम प्रस्तावों को लेकर भी जो है मंथन और चर्चा की जाएगी। उसी के साथ एक स्थगित प्रस्ताव को लेकर भी होगा मंथन। ये बड़ा अपडेट लगातार आपको दे रखे हैं। मंत्रिमंडल में 15 प्रस्तावों पर मंजूरी मिल चुकी है, 15 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। पूरे विचार विमर्श और मंथन के बाद ये फैसला लिया गया, जिसमें 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि एक प्रस्ताव को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रस्ताव रखे जाते हैं उन सभी प्रस्तावों पर विचार विमर्श कर, चर्चा कर फैसला लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ किशोर रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे, 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई, एक प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया, क्या वजह रही और क्या उस पर भी आगे मंथन होगा? किशोर, देखिए, कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 15 प्रस्ताव आए थे और एक प्रस्ताव को 16 प्रस्ताव आए थे, 15 को पास किया गया। फैसले कई थे, जिसमें सिंचाई विभाग का था, संस्कृत विभाग से था, विकास खंड के थे, कुछ SC के, छात्रवृत्ति के थे, पर्यटन के थे। कई ऐसे फैसले थे जिसमें सरकार ने फैसले लिए, जिसमें संस्कृति शिक्षा विभाग, जो संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसमें 4 फैसले लिए गए, उसमें कैबिनेट ने मंजूरी दी, जिसका मकसद ये है कि राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। उसके साथ ही छात्रवृत्ति जो SC छात्रों की होती है, उनके लिए राज्य सरकार ने 3 करोड़ 79 लाख रुपए अपनी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही चौखुटिया में केंद्रीय विद्यालय बनना है, उसके लिए जो जमीन है वो केंद्रीय विद्यालय यानी सेंट्रल स्कूल को राज्य सरकार ने निःशुल्क दी है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण फैसले थे उसमें पर्यटन विकास परिषद में 6 जो टेक्निकल पद बनाए जाएंगे, उनके लिए पावर दे दी गई है और कुंभ मेला अधिकारी को भी पावर दी गई है कि वो 2 करोड़ तक के काम कर सकता है और अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो 50% उसको बढ़ा सकता है। ऐसे कई फैसले थे जिसमें राज्य सरकार ने मंजूरी मिली है। कई फैसलों से जो कई चीजें रुकी हुई थी उन पर अब काम हो सकेगा। ठीक है किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कैबिनेट में 16 प्रस्ताव रखे गए, 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि तमाम अन्य मुद्दों को लेकर भी मंत्रिमंडल में चर्चा की गई और 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। एक और प्रस्ताव जिसे स्थगित किया गया, उसको लेकर भी मंथन और विचार विमर्श किया जा सकता है और लगातार प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से पहले उसी पर तमाम मंत्री, तमाम दिग्गज बातचीत कर, मंथन कर, चर्चा कर ही फैसला लेते हैं। और कल भी जो है आपको बताते चले, मंत्रिमंडल में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और सभी के विचार विमर्श और मंथन के बाद इन प्रस्तावों को पास
किया गया है और उसी के साथ एक प्रस्ताव पर बात अड़ गई और जिसको स्थगित कर दिया गया फिलहाल के लिए। आगे भी उस पर चर्चा की जा सकती है और लगातार तमाम अन्य चीजों को देखते हुए भी मंत्रिमंडल जो है विचार विमर्श कर चर्चा कर फैसला ले सकता है। ये लगातार अपडेट आपको दे रखे हैं। मंत्रिमंडल में 15 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। पूरे जो है सूझबूझ के साथ विचार विमर्श के साथ मंथन के बाद इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। चलिए खबर में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के सैन्य धाम का शिलान्यास कल। करीब 5 एकड़ एरिया में बनेगा सैन्य धाम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे शिलान्यास। अप्रैल 2019 में पीएम मोदी ने ऐलान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा होगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। सैन्य धाम बनेगा और आपको बताते चलें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका शिलान्यास करेंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना था और जल्द ये सपना साकार होने जा रहा है। अप्रैल 2019 में पीएम मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया था और जाहिर सी बात है कि उसको लेकर अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ये बड़ी घोषणा, ये बड़ा ऐलान और पीएम मोदी का ये बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। और बताते चले उत्तराखंड के सैन्य धाम का शिलान्यास किया जाएगा जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। उत्तराखंड के सैन्य धाम का शिलान्यास और करीब 5 एकड़ एरिया में ये सैन्य धाम बनेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। करीब 5 एकड़ जमीन में बनने जा रहा है सैन्य धाम। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका शिलान्यास करेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले बाल पुलिस थाना का उद्घाटन किया। नाबालिग बच्चों के अपराध से संबंधित मामले और बच्चों की काउंसलिंग के लिए इस थाने को बेहतर तरीके से तैयार किया गया। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, बाल थाना के जरिए से नाबालिग अगर अपराध के रास्ते पर जा रहे हैं तो उसको काउंसलिंग के माध्यम से मुख्य धारा में लाने के लिए एक बड़ा प्रयास है। कभी हमें जरूरत पड़े तो उस पैसे का सदुपयोग हो सके, उस पर हमारी पुलिस के हमेशा सुख दुख के साथी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के कोटद्वार से श्रीनगर तक के 150 किलोमीटर के हिस्से को ऑल वेदर रोड की तर्ज पर तैयार करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब कोटद्वार श्रीनगर सड़क मार्ग को डबल लेन बनाया जाएगा और इसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए आएगी। खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं जहां विधानसभा में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा हुई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों की आय बढ़ाना और उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को जानकारी देते हुए ये बताया गया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत मजबूत परियोजना प्रबंध फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत पात्रता मापदंड, समूह श्रेणी हेतु सहायता, कमान, इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग एवं विपणन, अनुदान के लिए बैंक के साथ समन्वय, इन तमाम विषयों पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। उसी के साथ प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना बनाई जाएगी। बैठक में ये बताया गया कि योजना के अंतर्गत उन्नयन के लिए विद्यमान असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की परियोजना लागत का 35% अधिकतम रूप पर 10 लाख तक की क्रेडिट लिंकिंग सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि अधिकतम 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। PIP प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो वहीं टिहरी बांध के 415 विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक हुई है। 2 महीने में भूमि और पैसे देने का निर्णय होगा। टीएचडीसी के पास जो जमीन होगी वो वापस करेगा। नगद देने के लिए भी पैसे का मूल्यांकन कर 2 महीने के में ये फैसला ले लिया जाएगा। करीबी उसी के साथ गरीब बच्चों की फीस और ट्रेनिंग भी शुरू होगी। 7 बोट और 2 स्कूल बस भी चलेंगी। टीएचडीसी का हेड ऑफिस भी ऋषिकेश में ही रहेगा। टीएचडीसी के अधिकारी कर्मचारी के लिए ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए भी नीति बनाई जाएगी और उसी के साथ कोलेट्रॉल डैमेज पॉलिसी की कोर्ट से वापस भी उसको लिया जाएगा। नई टिहरी की सीवर लाइन के लिए भी धनराशि मिलेगी। तो वहीं पर टिहरी बांध विस्थापित और प्रभावित परिवारों को निःशुल्क पानी, सीवर और साथ ही आधे दाम पर बिजली देने के लिए कमेटी गठित की जाएगी।
सिंधुल महाविद्यालय के भवन निर्माण भी CSR फंड से होगा। यानी कि ये तमाम तैयारियां हैं और इसी को लेकर सबसे पहले समीक्षा, उसके बाद विचार विमर्श कर इस पर फैसला लिया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी मीडिया और सोशल मीडिया विभाग को मजबूत करेगी। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने प्रदेश प्रवक्ताओं को ये जिम्मेदारी दे दी है। सभी प्रवक्ताओं को सौंपी गई है ये जिम्मेदारी। जिलों में प्रवास करने की जिम्मेदारी बीजेपी के सभी प्रवक्ताओं को सौंप दी गई है। जिलों में प्रवास करेंगे बीजेपी प्रवक्ता, जिलों के प्रवास करके मंडल स्तर पर बढ़ाएंगे सक्रियता। सोशल मीडिया तंत्र को भी बूथ स्तर पर मजबूत किए जाने के लिए सक्रिय है। उसी के साथ प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के निर्देश पर प्रवक्ताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और जाहिर सी बात है इस पर तमाम प्रवक्ताओं को करना होगा काम, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है और उसी के साथ जो जिम्मेदारी दी गई है उसको सही तरीके से बाखूबी ढंग से निभाना ये प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी होगी। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस एकजुट होकर जनता के बीच जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस मिशन 2022 की रथ यात्रा निकालकर प्रदेश की हर विधानसभा में जनसंपर्क कर रही है, जिसके चलते कुमाऊं के प्रवेश द्वार जसपुर और काशीपुर में मिशन 2022 की रथ यात्रा का जोरदार आगाज किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रथ यात्रा में शामिल होकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। PCCI अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मिशन 2022 के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि कार्यकर्ता कांग्रेस की उपलब्धियों और भाजपा सरकार की दुराग्रही नीतियों के प्रति जनता को जागरूक करेंगे, साथ ही जनता के बीच में रहकर कार्य किया जाए। प्रदेश में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होकर जन भावनाओं की सरकार बनाएंगे, ये उनका कहना है। तो वहीं राजधानी देहरादून की बदहाल सड़कों की मरम्मत न होने से नाराज कांग्रेसियों ने लोनीवी कार्यालय का घेराव किया है। कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कचहरी रोड स्थित लोनीवी कार्यालय में विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अधिशासी अभियंता DC नोटियाल को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने 31 जनवरी तक दून की क्षतिग्रस्त सड़कों और नालों को ठीक न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे डाली। न्यू रोड को आप देख लो, दोनों फिर चलोगे आप कितने खड्डे खड्डे खड्डे, मरीज आदमी कैसे आएगा? अपना पैसा तो लगा दो। तो वहीं उत्तराखंड में कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं, जिसके तहत सरकार अब प्रदेश में नकदी फसल के रूप में कीवी उत्पादन पर जोर दे रही है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि कीवी उत्पादन में अग्रणी राज्य अरुणाचल प्रदेश और नाबार्ड के साथ जल्द बैठक कर कार्य योजना बनाई जाएगी। इस संबंध में जल्द ही अरुणाचल प्रदेश के मंत्री और नाबार्ड के साथ बैठक की जाएगी। कीवी की खेती से राज्य के कृषकों के उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी और नए निवेशक निवेश के प्रति आकर्षित होंगे। हमारे सपने में नहीं आते, उसके सपने में हम आते हैं, उसको याद दिलाते रहते हैं प्रीतम और इंदिरा हृदय की हमको याद हमारी कैश क्रॉप है, जिससे किसान की आर्थिकी बहुत बड़ी मजबूती मिल सकती है। और अरुणाचल ने कीवी में एक रेवोल्यूशन लाए हैं अपने प्रदेश। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में कोरोना को लेकर क्या हालात, उसको लेकर अपडेट आपको देते चलें। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के आंकड़े पर अब ब्रेक लग गया है। उत्तराखंड में 110 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 95,000 के पार पहुंच गई। राज्य में अब तक 95,464 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। उसी के साथ राज्य में 24 घंटे में 183 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हो गए। अब तक 90,730 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। 95% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की जो रिकवरी रेट है वो बढ़ गया। राज्य में फिलहाल कोरोना के कुल 1,795 एक्टिव केसेस हैं। राज्य में 24 घंटे में 3 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई, जिससे ये आंकड़ा 1,629 तक जा पहुंचा। यानी कि देवभूमि की अगर बात की जाए तो कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है।
कोरोना के नए संक्रमित मरीजों के आंकड़े में ब्रेक लगता नजर आ रहा है। 1629 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो लगातार ये अपडेट आपको दे रहे हैं और आपको बताते चले वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है और उसी के साथ कहीं ना कहीं जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं उस पर भी ब्रेक लगता नजर आ रहा है। हालांकि उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबर होगी, तो इसी के साथ ये ध्यान में रखें कि और ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है ताकि इस जो बढ़ती चेन को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश सिर्फ आम जनमानस ही कर सकता है, क्योंकि ये लड़ाई आम जनता की ही है। हम लोगों को ही सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से जानकारी आपको देते चले। डीजीपी अशोक कुमार कुमाऊं मंडल का दौरा करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 फरवरी से डीजीपी का 3 दिवसीय कुमाऊं का दौरा होगा। कुमाऊं मंडल के सभी जिले में पुलिस कार्यों की समीक्षा करेंगे डीजीपी। उसी के साथ दौरे के दौरान आम जन से भी वार्ता की जाएगी, तमाम जानकारी डीजीपी लेंगे और 7 फरवरी को चंपावत और पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। 8 फरवरी को बागेश्वर और अल्मोड़ा का दौरा डीजीपी करेंगे, यानी कि 3 दिवसीय दौरा होगा। तारीख तय कर दी गई है और उसी के साथ इस दौरे में क्या खास होगा उसको लेकर भी पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो खबर लक्सर से है, जहां पर गन्ना पर्चियों को लेकर किसान बेहद परेशान हैं। किसान आए दिन पर्चियों को लेकर गन्ना समिति परिसर में भटकते रहते हैं। किसानों का यह कहना है कि क्षेत्र में 200 गांव हैं जिनके 40,000 से अधिक किसान गन्ना समिति के सदस्य हैं, लेकिन इन किसानों को गन्ना पर्चियां मुहैया कराने के लिए पर्याप्त मात्रा रनर यानी कि पर्ची वितरक नियुक्ति की गई है। इसके अलावा गन्ना पर्ची में अब ज्वालापुर समिति कार्यालय से जारी किए जाने की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके चलते क्षेत्र के किसान बेहद परेशान है। किसान 2-2 दिन बीत जाने पर भी गन्ना पर्ची उनको नहीं मिल पाती। किसानों का ये तक कहना है कि समिति के अधिकारी मिल प्रबंधन से मिले हुए हैं, इसलिए वे किसानों की बजाय मिल प्रबंधन की सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लक्सर क्षेत्र के किसान इन दिनों गन्ना पर्चियों को लेकर के परेशान हैं। वजह यह है कि लक्सर समिति पर जो पर्चियां आती है वो ज्वालापुर समिति से काटकर भेजी जाती है। इस वजह से किसानों को पूरे दिन पर्चियों का इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो कई ऐसे किसान भी हैं जो पूरे दिन भटकने के बाद भी खाली हाथ घर लौट जाते हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज एक किसान जो चारों तरफ इस परिसर में बिखरे पड़े हैं, इनकी यही वजह है कि ये आज अपनी गन्ना पर्चियों को देखने के लिए आए थे। इनमें से कुछ को पर्चियाँ मिली हैं, कुछ को नहीं मिली हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। किसानों का कहना है कि यदि गन्ना समिति द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो पाती तो फिर क्या फायदा उनकी इस तरह से मिल में गन्ना बेचने का। तो कहीं ना कहीं वो मांग भी कर रहे हैं कि प्रशासन द्वारा पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि किसानों को समय रहते गन्ने की पर्चियाँ मिलें और वो अपना गन्ना समय पर भुगतान मिल में उसकी सप्लाई कर सके। जसवीर सिंह, लक्सर, हिंदी खबर। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर रविनाथ रमन कुंभ मेले के तहत किए जा रहे कामों का निरीक्षण करने के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां वे निर्माण कार्यों से संतुष्ट नजर आए। रविनाथ रमन ने मेला नियंत्रण भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, जिसके बाद मेला क्षेत्र में गंगा घाटों और पुलों जैसे स्थायी निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त रविनाथ रमन ने कहा है कि कुंभ मेले के तहत किए जा रहे स्थायी कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। अब मेला प्रशासन का पूरा ध्यान श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए किए जाने वाले अस्थायी कार्यों पर होगा। कुंभ मेले का नोटिफिकेशन फरवरी माह के अंत तक होने की संभावना है। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि उससे पहले ही सभी जरूरी काम खत्म कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी काल में कुंभ मेले जैसा महाआयोजन पहली बार होने जा रहा है। ऐसे में मेला प्रतिष्ठान, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आपस में समन्वय बनाकर बेहतर ढंग से मेले को संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। पुराना जो डबल यस सर, वहाँ से लेकर स्टेज कितना है अगर फिर वहाँ से लेकर पचवादून क्षेत्र विकासनगर में एक निजी मोबाइल कंपनी की ओर से बड़े पैमाने पर टावर लगाए जा रहे हैं। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के जरिए इसका विरोध भी किया जा रहा है। इसी के तहत फिर टावर स्थल पर लोगों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि मोबाइल टावर पॉलिश करने वाली मशीन की चिमनी के नाम पर खड़ा किया गया था और आखिरकार क्यों मोबाइल टावर खड़ा करने का काम रात के समय किया जाता है। वहीं मोबाइल टावर के विरोध की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न होने के चलते झगड़े की आशंका को देखते हुए फिलहाल कार्य रुकवा दिया गया। भैया आप लाइव चलाइए, ये टावर जबरदस्त।
लक्सर में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन और पुतले फूंकने का सिलसिला जारी है। ये बता दें, हिंदू जागरण मंच के ब्लॉक अध्यक्ष राहुल और समाज सेवी जोध सिंह लक्सर की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही नगर के बालावाली तिराहे पर तांडव के कलाकारों के पुतले भी फूके गए। तो वहीं पर समाज सेवी जोध सिंह ने यह कहा है कि बॉलीवुड के कुछ निर्माता, निर्देशक और कलाकार हिंदू देवी देवताओं को टारगेट कर उल्टी सीधी वेब सीरीज बना रहे हैं। ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। राजेश कुमार यादव ने रानीखेत नगर कोतवाली का प्रभार संभाला है। राजेश कुमार यादव उधम सिंह के रहने वाले हैं। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में राजेश कुमार यादव ने बताया है कि उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नशे को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। बाहरी व्यक्ति का सत्यापन पर भी जोर दिया जाएगा। तो वहीं नई पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए भरपूर प्रयास वो करेंगे। समस्या का निराकरण किया जाएगा और सभी की कोई भी आएगा उसकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। रामनगर के मालधान क्षेत्र से 2 मुंहे सांपों के साथ 2 आरोपी पकड़े गए, जबकि मुख्य 2 आरोपी वन विभाग के चुंगल में नहीं आए। ये इन रेयर सांपों को उत्तर प्रदेश के भोजपुरी से कार में लेकर आ रहे थे। कल दोनों तरफ से चल रहा था। अच्छा, हाँ। वन विभाग ने आरोपियों के साथ साथ कार को भी अपने कब्जे में ले लिया। ये बता दें, विभाग की वन्य जीव अपराध नियंत्रण इकाई ने द्वारा इन्हें एक बार फिर से पकड़ने का प्रयास किया गया। पूरा मामला तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज का है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, चल एक साइड है, दिख रहा है कि 2 तरफ से चल रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारी खबरों को www.hindikhbar.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार।